हेलो बेटा। कैसे हो बेटा? कैसी कट रही है? अच्छी मौज की? बढ़िया, कटनी भी चाहिए। और बेटा, जो है आपको जो पढ़ाया गया था आपने अच्छा सा पढ़ा होगा, समझा होगा, उसको रिवीजन किया होगा, पुनरावृत्ति की होगी। उसके साथ एक बात मैं कहना चाहती हूँ बेटा, आप लोगों ने मोदी जी की न्यूज़ वगैरह समय आती है, देखते होगे आप लोग, सुनते होगे। तो मोदी जी की आपने स्पीच सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनानी है देश, मतलब आत्मनिर्भर रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, कि भाई अपने देश के सामान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, बनी हुई चीज़ों का, विदेशी चीज़ों को हम कम से कम उपयोग में लाएं। तो ऐसा करने से क्या है बेटा, जो हमारे देश की मुद्रा है वो हमारे देश में ही रहे, विदेशों में ना जाने पाए, देश विकास के दौर में आगे बढ़ सके। तो इसी बात को बेटा ध्यान में रखते हुए, और ऐसा हमें करना भी है बेटा, करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। देश के प्रति, देश विकास की दौड़ में आगे बढ़े, देश आगे तरक्की का मार्ग में प्रशस्त करे। तो इसी के साथ बेटा मैं अपनी जो क्लास है आगे की कंटिन्यू करने जा रही हूँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मतलब आगे का जो हमारा टॉपिक जो मेरा शुरू करना है, वो है आपका क्रिया का परिचय। यानी आज हमें क्रिया के बारे में बताना है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बेटा विशेषण का पद परिचय एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, पद परिचय कराया था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कंटिन्यू, क्रिया का परिचय। क्रिया सभी जानते हैं, नाम से स्पष्ट है। क्रिया, क्रिया मतलब कार्य का होना। तो ऐसे शब्द, क्योंकि हमें आसान शब्दों में बेटा समझना है, क्लिष्टता बिल्कुल नहीं लानी है, कठिनता पढ़ाई में जरा सी भी नहीं लानी है, रोचकता के साथ पढ़ना है, आसान तरीके में, आसान वे में पढ़ना है आपको। तो क्रिया, क्रिया का मतलब क्या? क्रिया होना, कार्य का होना। तो ऐसे शब्द कि जिनसे हमें कार्य के करने या होने का बोध हो, वो कहलाते हैं क्रिया। यानी क्रिया होना, कार्य का होना। तो ऐसे शब्द जिससे हमें कार्य के करने या होने का, कराने का बोध हो, वो कहलाते हैं क्रिया। अब ये तो हो गई बेटा क्रिया की परिभाषा, यानी हम क्रिया किसे कहते हैं। दूसरी चीज क्या है बेटा, कि जो क्रिया है वो हमारा क्या है बेटा, ये समझने योग्य बात तो खासकर यही है कि जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में बेटा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कर्ता। उसके बाद आता है बेटा वर्ब, जिसको हम कहते हैं क्रिया। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये आपका रहता है बेटा किसमें? इंग्लिश में। जैसे हमने कहा ही राइट्स अ लेटर, तो ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है बेटा? वर्ब। और लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। जबकि हिंदी में बेटा थोड़ा सा अंतर है। हिंदी में क्या होता है, पहले कर्ता होता है, उसके बाद आपका कर्म यानी आपका ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में होती है आपकी क्रिया यानी वर्ब। यानी वर्ब पर लास्ट होता है, यानी क्रिया पर ही हमारा सेंटेंस पूरा होता है। तो बच्चे अक्सर बेटा गड़बड़ी करते हैं जब पद परिचय आता है क्रिया का, जबकि बहुत आसान तरीका है। यदि लास्ट में अंडरलाइन करके आया है तो आप उसको बेटा संज्ञा भी बना देते हो, सर्वनाम, जो कि गलत है। क्रिया पर ही हमारा वाक्य पूरा होता है, यानी क्रिया हमेशा सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में होती है। कहाँ? हिंदी में। और इंग्लिश में बीच में रहती है, ऑब्जेक्ट बाद में रहता है। जबकि जो हिंदी है, हिंदी में सबसे पहले होता है कर्ता, कर्ता के बाद होता है कर्म, और लास्ट में होती है हमारी क्रिया। तो इस बात को बेटा हमेशा आप याद रखिए, तो कभी भी गलती नहीं करेंगे क्रिया पहचानने में। अब ये बेटा मैंने आपको क्रिया के बारे में बताया। अब आते हैं बेटा क्रिया के भेद। तो क्रिया के जो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। अब बेटा सबका ध्यान इधर की तरफ, कि क्रिया, क्रिया के जो भेद वो कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। सबको पता होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि बेटा सबने एक तक तो पढ़ा ही है ग्रामर में, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं आप लोग, हिंदी में भी पढ़ते हैं। जो आपकी क्रिया है वही आपको इंग्लिश में क्या है? वर्ब। अब बेटा क्रिया के भेद, तो आपके आया क्रिया, और क्रिया का आया भेद। कितने भेद होते हैं क्रिया का भेद बेटा? कि एक हुआ आपका सकर्मक, दो भेद होते हैं, और दूसरा हुआ बेटा आपका अकर्मक। अकर्मक यानी सकर्मक और अकर्मक। अब बेटा बहुत आसान तरीके से समझेंगे, क्लिष्टता बिल्कुल नहीं लानी है, और बहुत बहुत आसान है, कहीं कुछ कठिन नहीं है। सा का मतलब होता है बेटा सहित, ये क्या है? सा, और इसमें है कर्मक से, ये हुआ आपका। अब बेटा सा का मतलब होता है सहित, ये आपका उपसर्ग है, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, उपसर्ग।
जो हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और वाक्य को क्या है नया अर्थ प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। तो आपका ये स क्या है बेटा, उपसर्ग। सा का मतलब होता है सहित। अब कर्म है इसमें, कर्म यानी जो कर्म के साथ हो, जिसमें कर्म हो, वो हो गया आपका सकर्मक। अब इसके विपरीत क्या है, अकर्मक। आ उपसर्ग लग के बना है, आ प्लस कर्मक। तो बेटा आ का मतलब क्या है, इसमें कर्म और बेटा अक प्रत्यय है प्लस अक। ऐसे ही बेटा इसमें भी क्या है, कर्म और प्लस करके क्या है, अक प्रत्यय है, जिसका मतलब होता है सहित, साथ में, मतलब कि जिसमें कर्म हो उससे रिलेटेड है। आ का मतलब होता है बेटा रहित, आ माने होता है रहित। उपसर्ग में आपने पढ़ा होगा। तो जिसमें कर्म ना हो वो आपका क्या हो गया, अकर्मक। यानी ये क्या है, सकर्मक, कर्म सहित हम कह सकते हैं। और आपका अकर्मक क्या हुआ, कर्म रहित। आ का मतलब होता है क्योंकि उपसर्ग का रहित, तो आप क्या कह सकते हो, कर्म रहित। यानी इसमें कर्म का होना सकर्मक में और इसमें कर्म का ना होना। तो इतना समझ में आया होगा बेटा कि क्रिया के दो भेद, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब बेटा अकर्मक तो आपका यानी कर्म है ही नहीं, लेकिन सकर्मक के भी होते हैं दो भेद। कौन कौन से होते हैं आप लोग ने पढ़े होंगे बेटा, एक कर्मक और दूसरा जो भेद होता है वो होता है बेटा द्विकर्मक। एक का मतलब हो जिसमें एक कर्म है तो वो हो गया आपका एक कर्मक। द्वि नाम से स्पष्ट है, संस्कृत का है, द्वि माने दो, जिसमें दो कर्म हो जिस वाक्य में, वो आपके क्या हो गए, द्विकर्मक। यानी एक कर्म वाला एक कर्मक और दो कर्म वाला आपका क्या हो गया, द्विकर्मक। तो ये होगी बेटा आपका क्रिया के भेद। यानी क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो आपको इतना समझ में आया होगा बेटा कि क्रिया किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों से क्या होता है, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं क्रिया। अब क्रिया के भेद सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब उसके बाद आते हैं बेटा कि ये तो क्रिया के भेद हो गए, उसके अलावा क्रिया के में और भी शामिल है। कौन कौन सी क्रिया है, जरा सब ध्यान से समझ लें कि जो क्रिया है, एक होती है हमारी बेटा कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और दूसरी होती है बेटा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सबको बेटा पता होगा, मुख्य कहते हैं मेन वर्ब, इंग्लिश में आप जिसको कहते हो मेन वर्ब, और सहायक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने कहा वह किताब पढ़ रहा है, तो इसमें बेटा पढ़ रहा है, इतनी आपकी क्रिया है। तो ये आपका पढ़ना क्या है बेटा, मुख्य क्रिया जो धातु से बनी होती है बेटा, वो आपकी क्या कहलाती है। जैसे पढ़ धातु, लिख, चल, हंस, ये आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। पट धातु, पट से क्या है, पढ़ना, हंसना, लिखना, उठना, नाचना, गाना, सोना, जागना, ये सारी आपकी क्या है, मुख्य क्रिया। अब उसको पूरा करने के लिए जो लगाया गया वो आपकी क्या हो जाती है, सहायक, यानी ये हेल्प कर रही है। तो पढ़ क्या है आपकी मुख्य क्रिया, और ये जो है आपकी रहा है क्योंकि इसकी हेल्प कर रही है मुख्य क्रिया की, तो ये आपकी क्या हो गई, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। तो सबको बेटा समझ में आया होगा कि मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है, मेन वर्ब और आपकी हेल्पिंग वर्ब। दूसरे क्या है बेटा कि इसके अलावा जो क्रिया का दूसरा है वो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में बेटा कि जिसमें क्या है, पूर्व में काम हो गया हो, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब पहले, काल माने समय, यानी पहले समय में, यानी पहले काम हो गया, वो कहलाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि वह थक कर सो गया, वह थक कर सो गया। अब बेटा क्या है कि यहाँ पर थकना पहले, यानी वो थक चुका है, ये पहले का है। अब जो प्रेजेंट में काम चल रहा है वो क्या है, सोने का, कि यानी वो क्या कर रहा है, सोने का काम, क्योंकि एक साथ दो काम तो नहीं हो सकते ना। यानी वो थक गया पहले, तो ये काम आपका क्या हो गया पहले, और ये क्या हो गया आपका बाद का। जैसे वह स्कूल से आकर सो गया, तो स्कूल से तो पहले आ गया ना बेटा। अब जो काम चल रहा है वो क्या है, सोने का, कि वह स्कूल से आकर सो गया,
तो थक कर, पढ़कर, जाकर, हंसकर, सोकर, नाचकर, गाकर, जितने भी है कर जिसमें लग जाते हैं बेटा, ये ध्यान देने की बात है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी ये काम आपका पहले हो गया, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो आपका कौन सा, ये चल रहा है सोने का। तो ये आपकी बेटा इसका जो पद परिचय होता है वो केवल क्या लिखना जाएगा आपका, पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया, और उसके बाद आप क्या डालेंगे, पूर्वकालिक के बाद अव्यय अभिकारी शब्द। क्यों डालेंगे बेटा, अव्यय और कोष्टक में अभिकारी शब्द क्यों डालेंगे, जरा इस बात को भी समझ लें। क्योंकि बेटा इसके अभिकारी शब्द क्या होता है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन काल के आधार पर। थक कर आपका वही रूप रहेगा, हम एक के लिए बोलेंगे तो भी थक कर बोलेंगे, हम बहुवचन के लिए बोलेंगे तो भी, लड़की के लिए बोलेंगे तो भी हम थक कर ही लगाएंगे, लड़के के लिए बोलेंगे तो भी, जैसे वह थक कर सो गया, यदि हम लड़की के लिए कहेंगे तो भी क्या कहेंगे, वह थक कर सो गई, या बच्चे थक कर सो गए, तो रूप आपका क्या रहा बेटा, वही। तो ये क्या है, अविकारी शब्द, कि जिसमें लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, जबकि क्रिया हमारा वैसे क्या है, विकारी शब्द है, कि क्रिया वैसे विकारी है, लेकिन जो पूर्वकालिक क्रिया है वो हमारी अविकारी शब्द होती है, क्योंकि इसमें लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसके अलावा बेटा क्रिया का एक और रूप है, वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब ये है बेटा संयुक्त रूप में, यानी एक से अधिक, यानी संयुक्त का मतलब क्या है, एक से अधिक का मेल। तो आपको इसका बेटा संयुक्त से क्या मतलब निकलेगा, कि जो क्रिया ऐसी हो कि जो एक से अधिक धातु से बनी हो। बेटा हम ये नहीं कह रहे, पद नहीं कह रहे, इसमें पढ़ रहा है क्रिया केवल एक ही है, पढ़ रहा है केवल 3 पद वाली है, पढ़ना मुख्य क्रिया है, रहा है क्या है, सहायक क्रिया। यहाँ में संयुक्त की जो एक से अधिक धातु के, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पढ़ना, चलना, हंसना, सोना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, ये आपकी क्या है, धातु। तो जो एक से अधिक धातु के योग से बनी होती है वो कहलाती है आपकी संयुक्त क्रिया, यानी उनके संयोग से बना होना, इसलिए हम इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अक्सर बोलते भी हैं आप, वह अचानक उठ बैठा, तो अब इसमें क्या है बेटा, उठ बैठा। अब बेटा उठना भी है, बैठना भी है, उठ भी गया, बैठ भी गया, तो क्या हो गया, संयुक्त 2 धातु हो गई ना, एक उठ धातु और एक बैठना धातु, तो उठ और बैठ, तो ये आपका क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त, जो एक से अधिक धातु के मेल से बनी होती है वो कहलाती है आपकी संयुक्त क्रिया। जैसे वो चल पड़ा, निकल पड़ा, उठ बैठा, हंस पड़ा, हंसना भी और पढ़ा भी, तो ये आपकी क्या होती है बेटा, संयुक्त क्रिया। तो आपकी बेटा क्रिया के मैंने बता दिया कि वैसे क्रिया के क्या है, 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन इसके अलावा भी क्रिया और भी है, जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया है, और इसके अलावा क्या है, संयुक्त क्रिया, क्योंकि ये सब कुछ आपको पद परिचय में देना होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ बेटा कि जो पद परिचय का आधार रहेगा क्रिया का, वो कैसे रहेगा, तो ताकि आपको आसान रहे, कि पद परिचय का आधार, पद परिचय का आधार, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, क्रिया का भेद, कि कौन सी क्रिया है, क्रिया का भेद। उसके बाद बेटा वैसे ही आएगा आपका लिंग भी रहेगा, इसमें वचन भी रहेगा, उसके अलावा बेटा इसमें कारक नहीं रहेगा। अब इसमें क्या आएगा बेटा, कि आपको बताना है लिंग हो गया, आपका वचन हो गया क्रिया में, उसके बाद आपका आएगा काल, काल में वर्तमान काल है, भूतकाल है कि भविष्य काल है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप टेंस पढ़े हो ना, कि वर्तमान काल है, भूतकाल है कि भविष्य काल, तो इसमें आपका आता है बेटा काल। काल के बाद इसमें आता है बेटा वाच्य, जो कि आपने पढ़ा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पहले आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। इसके 3 भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, उसके बाद आता है कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 है। कर्तरी में क्या है बेटा, कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य क्या है, कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की। अब जो विस्तार से चलेगा बेटा वो वाच्य चैप्टर आपके सिलेबस में भी है, उस समय आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी जब मैं पद परिचय कराऊंगी तो थोड़ा आपको बताती चली जाऊंगी कि कैसे है बेटा। कि अब आगे बेटा यहाँ पर जरा सकर्मक और अकर्मक थोड़ा सा आप समझ लें,
क्योंकि ये पूरा पद परिचय उसी पर ही आधारित है कि सकर्मक क्या होता है वाक्य और अकर्मक वाक्य क्या होता है। कि जरा सबका ध्यान इधर, जैसे हमने कहा गिलास टूट गया, एक सेंटेंस हमारा ये है। उसने, दूसरा सेंटेंस है हमारा बेटा कि उसने गिलास तोड़ दिया, उसने गिलास तोड़ दिया। बहुत ध्यान से बेटा समझने की जरूरत है कि गिलास टूट गया और दूसरा क्या है बेटा, उसने गिलास तोड़ दिया और यहाँ विराम चिन्ह। अब यहाँ पर बेटा देखिए कि ये क्या है, गिलास टूट गया, यानी जिसके बारे में बताया जाए गिलास टूट गया, वो क्या है, जिसके बारे में, कर्ता, ये सभी जानते हैं, काम को करने वाला हो या जिसके बारे में बताया जाए, कहा जाए, होता है कर्ता। तो ये हो गया आपका गिलास, कर्ता हो गया बेटा। और टूट गया क्या है, आपकी क्रिया यानी अकर्मक। ये वाक्य आपका कौन सा हो गया, अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। अब जबकि उसने कर्ता हो गया आपका, तोड़ दिया आपकी क्या है, क्रिया है बेटा, और गिलास क्या है, गिलास को तोड़ दिया, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया आपका कर्म। तो ये आपका वाक्य क्या हो गया, सकर्मक, यानी इसमें कर्म है तो सकर्मक, और इसमें कर्म नहीं है, कर्म रहित वाक्य है, तो ये आपका क्या हो गया, अकर्मक वाक्य। अब दूसरा उदाहरण बेटा, मोहन सो गया, मोहन सो गया। दूसरा क्या है, माँ ने मोहन को सुला दिया, माँ ने मोहन को सुला दिया। अब यहाँ पर क्या है, विराम चिन्ह। अब देखो बेटा कि मोहन क्या है, कर्ता, काम को करने वाला, काम कर रहा है, यानी मोहन ही सो रहा है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है। सो गया क्या है, आपकी क्रिया, यानी ये हो गया वाक्य अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, यानी वाक्य क्या हो गया आपका अकर्मक। अब माँ ने सुला दिया और मोहन को, तीन है, माँ ने सुलाया है, काम करने वाली कौन है, कर्ता, यानी काम को करने वाला कौन, कर्ता, तो माँ ने ही सुलाया है ना, तो ये हो गया आपका कर्ता। सुला दिया आपकी क्या है, क्रिया, और किसको, मोहन को, ये क्या है आपका कर्म। तो ये आपका वाक्य हो गया बेटा सकर्मक। सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये वाक्य आपका क्या हो गया, सकर्मक। उसके अलावा क्या है बेटा कि मैं दौड़ा, मैं दौड़ा, बहुत अच्छे समझ ले, क्योंकि बेटा ये समझ लिया फिर तो आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, और कुछ में तो कहीं दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आप क्रिया का भेद बता लेंगे, लिंग बता लेंगे, भेद पर ही पूरा है। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अभी तक आप करके ही आए हैं। वचन आपका एक वचन है, बहुवचन है, क्योंकि जो लिंग है वो हमारी कर्ता के आधार पर रहेगी। इस बात को ध्यान दें, यदि हमारा कौन सा वाच्य है, कर्तरीवाद, यदि कर्म है तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है, और यदि भाव वाच्य है तो हमारी किसके आधार पर होगी क्रिया, भाव के आधार पर। तो ये आपका वचन में एक वचन है, तो एक वचन, काल में आपने बता दिया, यदि वर्तमान में काम हो रहा है तो वर्तमान काल, भूत में हो रहा है भूत, और भविष्य में हो रहा है तो भविष्य। वाच्य आपका कर्तरी और कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन रहते हैं। और केवल अंतर इतना है बेटा कि कर्तरी वाच्य जो होता है उसमें कर्ता की प्रधानता ना आपका से लगता है ना के द्वारा लगता है, जबकि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में से और के द्वारा का प्रयोग होता है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो समझने का अंतर है बेटा, वो थोड़ा सा केवल यही आपको समझना है कि कर्मवाच्य होता है वो सकर्मक होता है, भाववाच्य होता है वो हमेशा अकर्मक होता है। कि जो कर्मवाच्य है वो हमेशा से और के द्वारा का प्रयोग दोनों में हो सकता है ना, लेकिन अंतर जो मैंने वो क्या है कि जो कर्मवाच्य है वो हमेशा क्या होता है, सकर्मक होता है, और जो आपका भाववाच्य है वो हमेशा अकर्मक होता है। जैसे मैंने कहा मुझसे हंसा गया, तो आपका क्या हो गया, मुझसे हंसा गया, मुझसे हो गया आपका कर्ता, हंसा गया हो गया आपकी क्रिया, तो यानी इसमें कर्म नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य, है ना। अब आपने उसी को कहा मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा कि मुझसे पढ़ा गया। यदि आपने कहा बेटा इसी सेंटेंस को लो एक को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि मुझसे पढ़ा गया, तो मुझसे कर्ता हो गया,
पढ़ा गया क्या हो गई क्रिया, तो ये हो गया आपका भाववाचक। ये आप, लेकिन आपने इसमें क्या जोड़ दिया, कर्म, तो आपका क्या हो जाएगा कर्मवाचक, कि मुझसे किताब पढ़ी गई या मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, तो ये आपका हो जाएगा कर्मवाचक, क्योंकि मेरे द्वारा हो गया कर्ता, पढ़ी गई क्रिया हो गई, किताब क्या हो गई आपकी कर्म। तो केवल कर्मवाचक और भाववाचक में थोड़ा सा अंतर है, एक सकर्मक होता है कर्मवाचक क्योंकि नाम से स्पष्ट है कर्म, भाववाचक में क्योंकि भाव की प्रधानता होती है तो वो क्या होता है अकर्मक वाक्य। अब यहाँ पर बेटा मैं दौड़ा एक सेंटेंस है, मैंने उसे दौड़ाया दूसरा सेंटेंस, मैंने उसे दौड़ाया। अब यहाँ पर मैं करता हो गया आपको काम को करने वाला, दौड़ा क्या है आपकी क्रिया हो गई बेटा इधर, तो ये आपका क्या हो गया बेटा अकर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य। जबकि मैंने करता हो गया काम को करने वाला, मैंने दौड़वाया ना उसे, तो दौड़ाया क्या है आपकी क्रिया है, और उसे यानी उसी का मतलब है उसको। मैंने बोला था ना बेसहारे का सहारा कर्म कारक होता है, इससे पहले बताया था, तो उसे मतलब उसको, तो ये आपका क्या हो गया कर्म, तो ये आपका हो गया सकर्मक। ये तो बेटा मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक बताया। अब मैं आपको एक कर्मक और द्वि कर्मक का, एक कर्मक का तो आपने उदाहरण देख लिया, अब आप द्वि कर्मक का उदाहरण कि दो कर्म कैसे होते हैं। और दो कर्म में बेटा ज्यादातर होता है कि एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव, ऐसा नहीं है कि ये भी हो सकते हैं दो सजीव भी दो निर्जीव भी, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो होता है एक सजीव तो एक निर्जीव। सजीव का मतलब जानदार और एक निर्जीव जिसमें जान ना हो, बेजान चीजों के लिए। जैसे मैंने कहा नौकर ने मालिक को पानी दिया, पहला सेंटेंस, नौकर ने मालिक को पानी दिया। अब यहाँ पर बेटा क्या है, नौकर ने, काम को करने वाला कौन, नौकर कर्ता, दिया बेटा क्या है आपका क्रिया। मैंने बताया था ना कि हिंदी में क्रिया पर ही क्या होता है अंत होता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर दो चीजें बची, एक मालिक को और एक पानी। ये मालिक आपका सजीव हो गया यानी एक कर्म आपका ये हो गया, पानी क्या हो गया दूसरा कर्म, तो ये आपकी क्या हो गई द्वि कर्मक, यानी पानी को दिया, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह लुप्त है और मैंने ये बताया ही आपको बेसहारे का सहारा क्या कर्म कारक, तो आपका एक सजीव है यानी इसमें जान है और पानी क्या है निर्जीव चीज है, तो आपके इसमें क्या है दो कर्म। दूसरा उदाहरण बेटा कि पिताजी ने हमें कुछ पैसे दिए, दिए थे क्या पिताजी ने, इस समय तो नहीं मिल रहे होंगे, पिताजी ने हमें कुछ पैसे दिए, क्योंकि इस समय तो आप घर में ही कैद हैं बंद हैं, तो पैसे का करेंगे भी क्या, तो पिताजी ने ये हो गया आपका कर्ता काम को करने वाले, क्यों क्योंकि पिताजी ने दिए हैं। अब दिए क्या है आपकी क्रिया, जैसा मैंने बताया है वाक्य क्रिया पर ही पूरा होता है। अब बेटा क्या है कि हमें और पैसे, हमें क्या हो गया बेटा आपका, हमें का मतलब हमको, तो एक कर्म आपका ये हो गया, दूसरा पैसे यानी रुपए जो बेजान चीज है, दूसरा कर्म हो गया आपका ये, तो आपका ये क्या हो गया द्वि कर्मक, तो ये दोनों सेंटेंस आपके क्या है द्वि कर्मक। नेक्स्ट बेटा कि श्यामा ने कुत्ते को दूध पिलाया, तीसरा वाक्य श्यामा ने कुत्ते को दूध पिलाया। अब यहाँ पर बेटा श्यामा ने, काम को करने वाली कौन है श्यामा, पिलाया क्या है आपकी क्रिया, तो श्यामा ने ये हो गया आपका कर्ता, पिलाया हो गई आपकी क्रिया हो गई। अब कुत्ते को और दूध, तो ये कुत्ता क्या है सजीव यानी एक कर्म ये हो गया, दूध को पिलाया को विभक्ति चिन्ह इसमें लुप्त है, दूसरा कर्म क्या है ये, तो आपकी ये क्या हो गई द्वि कर्मक। तो बेटा आपने अच्छे से समझा होगा एक कर्मक द्वि कर्मक और अकर्मक, इतना आपको अच्छे से, क्योंकि पूरा उसी पर ही है आधारित, और पद परिचय का जो आधार वो आपका उसी आधार पर चलेगा कि क्रिया का पहले आप क्या बताएंगे भेद बताएंगे कि क्रिया कौन सी है आपकी, कि यदि आपकी सकर्मक है, जैसे आपका यहीं पर है दिया पर आया अंडरलाइन करके,
तो आप दिया का पद परिचय कैसे करेंगे कि यहाँ पर लिखा आपने दिया, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो कैसे आएगा, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो आप कैसे करेंगे, दिया डैश करके। अब उसके बाद आप पहले लिखेंगे क्रिया। क्रिया जब आपने पहचान ली तो आप किस पर आएंगे, क्रिया के भेद पर। तो भेद हो गया आपका सकर्मक, क्योंकि दो कर्म है इसमें, तो सबसे पहले आप डालेंगे सकर्मक। सकर्मक के बाद भी आप क्या डालेंगे, इसमें द्विकर्मक। एक कर्म होता तो आप लिखते एक कर्मक, क्योंकि द्विकर्म है तो इसका मतलब क्या है, द्विकर्मक। तो आप क्या लिखेंगे, द्विकर्मक हो गई आपकी क्रिया। उसके बाद जो आपका लिंग होगा, नौकर ने दिया है ना बेटा कर्ता की, क्योंकि कृत वाच्य चाहिए, कर्तरी वाच्य है। तो कर्तरी वाच्य में जो हमारी क्रिया होती है वो किसके आधार पर होती है, कर्ता के आधार पर होती है ना। इसमें से और के द्वारा नहीं लगाए, से के द्वारा लगता तो आपका कर्मी अभाव वाच्य हो जाता। तो ये आपका क्योंकि कर्तरी वाच्य है, कर्ता के आधार पर चलेगी। तो दिया मतलब यहाँ पर नौकर ने दिया है, तो लिंग आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद वचन आपका क्या होगा, एक वचन, क्योंकि नौकर ने दिया है ना, तो आपका वचन क्या होगा, एक वचन। अब इसके अलावा बेटा क्या है कि आपका काल, काल क्या होगा आपका कि दिया यानी दे दिया, काम हो गया। तो आपका भूतकाल यानी पास्ट टेंस, भूतकाल जिसे आप क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, जो बीत गया है वो भूतकाल। अब उसके बाद वाच्य, क्योंकि कर्तरी वाच्य बेटा है ना, तो आप इसमें क्या लिखेंगे बेटा, कर्तरी ऐसे लिखा जाता है, ऊपर रा चढ़ेगा नीचे री, ऐसे करके इसको, क्योंकि अक्सर बच्चे कर्तरी लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं, ऊपर आपका रा नीचे री, तो ऐसे करके होगा। तो आप डालेंगे कर्तरी वाच्य और यहाँ लगा देंगे विराम चिन्ह। तो आपका क्या हो गया बेटा, दिया का पद परिचय। तो आपको बेटा समझ में आया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम कहते हैं क्रिया, यानी चेष्टा करना, कार्य करना, वो क्या है आपकी क्रिया। अब उसके बाद क्रिया के मैंने भेद बताए थे, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक में जो कर्म रहित हो अकर्मक, सकर्मक जिसमें कर्म हो वो कहलाता है सकर्मक। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसके बाद मैंने बताया था पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वो अविकारी शब्द होती है, जबकि क्रिया वैसे हमारी क्या है, विकारी शब्द। तो आपकी अविकारी शब्द के अंतर्गत आती है, तो उसका पद परिचय क्या रहेगा आपका, जैसे थक कर, पढ़कर, जाकर, सोकर, हंसकर, नाचकर, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया और अव्यय अविकारी शब्द। इसके बाद मैंने आपको बताया था मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया जो आपकी क्या है, धातु से बनी होती है, पढ़ना, हंसना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये आपकी क्या है, मुख्य क्रिया। और सहायक क्या है, जो उसकी हेल्प करे, वो क्या है आपकी सहायक क्रिया। उसके बाद मैंने जो आपको बताया था संयुक्त क्रिया, जो एक से अधिक धातु के मेल से बने, वो कहलाती है आपकी संयुक्त क्रिया। जैसे उठ बैठा, चल पड़ा, निकल पड़ा, हंस पड़ा, तो ये क्या होती है आपकी बेटा संयुक्त क्रिया। और जो पद परिचय है उसका मैंने आपको आधार भी बता दिया बेटा, कि क्रिया का भेद लिखा जाता है, लिंग, वचन, काल और वाच्य। तो अब आगे जब हम अपनी क्लास करेंगे तो बेटा इसको पढ़ना है, रिवाइज करना, अपना ध्यान देना। तो आगे क्या है, इसी के पद परिचय के उदाहरण के साथ। तब तक के लिए आप भी एंजॉय करो, मस्ती के साथ पढ़ो। थैंक यू बेटा।